आज हरियाणा की तंजीम औकाफ ने यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन किया है और पूरे प्रदेश के हरियाणा वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के या सहायता प्राप्त मस्जिदों उनके जो यहाँ पर इमाम साहिबान आए हैं, उन्होंने जो इतना सम्मान और प्यार दिया है और जो पगड़ी बांध के जो इज्जत दी है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे सदर मौलाना नसरुद्दीन साहब के नेतृत्व में आए हैं और आज का ये बहुत मुबारक और खुशी का मौका है कि जो पूरे देश में पहली बार हुआ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इमामों को सालाना उनकी तनख्वाह में 5% की वृद्धि की है, जो आज से पहले किसी भी वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में नहीं की। और इसी तरह इमामों की जो तनख्वाहें थी उनके अंदर एक मुश्त 5,000 रुपये महीने की बढ़ोतरी की है। और साथ ही साथ जो सहायता प्राप्त मस्जिदें हैं हरियाणा में, हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा उनको जो एक असमानता थी, कहीं 2,000 रुपये सहायता थी, कहीं 3,000 रुपये सहायता थी, उस सब को भी बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। ये ऐसा ऐतिहासिक कदम है कि जिससे हमारे इमामों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से और जिनकी प्रेरणा से और जिनके सहयोग से आज हरियाणा वक्फ बोर्ड ये कर पाया है। और मैं खासतौर पर आभार व्यक्त करता हूँ हमारे CEO IAS मोहम्मद शाहीन साहब का, हरियाणा वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हरियाणा वक्फ बोर्ड की पटरी जो गाड़ी से उतर गई थी उसको दोबारा उन्नति के रास्ते पे चलाया है। और आज हरियाणा वक्फ बोर्ड इस लायक हुआ है कि अपनी तनख्वाहें भी टाइम पे दे रहा है और भी जो इस तरह के काम हैं उन्नति के उनको करना है। जाकिर जी, हरियाणा सरकार तो जो वक्फ बोर्ड है उसके फेवर में है, लेकिन यूपी सरकार जो मदरसों का सर्वे कर रही है वो काटा कोचित है। यूपी सरकार ने बार बार ये साफ कहा है कि मदरसों का सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि आदरणीय मोदी जी की ये सोच है कि मदरसों में भी ऐसी पढ़ाई हो कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, क्योंकि आज के युग में बिना कंप्यूटर के और जो आधुनिक पढ़ाई है उसके करके आज उन्नति और तरक्की पाना बहुत मुश्किल है। तो उन मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसके लिए उनका सर्वे हो रहा है। और ये बार बार हम आदरणीय योगी जी ने बार बार इस बात को साफ किया है। शाहजहांपुर में सर्वे हुआ है, 200 से अधिक मदरसे अवैध पाए गए और उनमें अलकायदा तक थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। उसके बारे में पर्टिकुलर केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोग्राम चलाया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर, जितनी भी तरक्की की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, मदरसों को लेकर हो, वो सभी देश के लिए, सभी धर्म जातियों के लिए हैं और उसमें मुसलमानों को पूरा फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो उनको बेहतर पढ़ाई मिलेगी, ऐसे जो सोच है मोदी जी? हमारे बहुत से मदरसे ऐसे हैं कि जिनमें आज भी बहुत बेहतर पढ़ाई मिल रही है, चाहे आप नीट का रिज़ल्ट देख लें, चाहे आप IAS का रिज़ल्ट देख लें। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी बहुत से मदरसों में उनके अंदर सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है और दीनी तालीम के साथ साथ उनको साइंस की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की ये नॉलेज होनी चाहिए। कि सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय पूरे देश में इसका प्रोग्राम बना रहा है और सभी जगह ये उन्नति के काम किए जाएंगे। सर, यूपी के जो मदारिस हैं और उलमा जो हैं वो इस सर्वे के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आधुनिकीकरण की ज़रूरत नहीं है, हमारे मदरसे जो हैं हम इसलिए हैं कि वो हमें हाफिज, आलिम और मुफ्तियान इकराम मिल सकें, तो फिर सर्वे की ज़रूरत क्यों पेश आई है जब उलमा और अहले मदारिस के खिलाफ हैं? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आप देखिए कि जो चीज़ें आज से हज़ारों साल पहले जो चीज़ थी, आज ज़माना बदल गया है। आज लोग घर से बाहर निकल के भी पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं, MBBS भी हमारे बच्चे बन रहे हैं। और अभी जैसे मदरसों का रिजल्ट मदरसों ने बहुत हाईलाइट किया है कि नीट में इतने सारे बच्चे आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर बनना भी ज़रूरी है, इंजीनियर बनना भी ज़रूरी है। तो खाली हाफिज से और मदारिस से उससे काम नहीं चल रहा। वो जहाँ अपनी जगह ज़रूरी है और हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए
सबसे पहले हैं, अव्वल फर्ज है, लेकिन उसके साथ साथ हर जो तरक्की दुनिया चल रही है उसके साथ साथ उन्नति की चीज़ें चाहिए। अगर कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरे यहाँ ना किया जाए तो उसके यहाँ नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है। ये तो कंपलसरी कर दिया है। किसी को भी आप खीर तो जबरदस्ती खिला नहीं सकते सर। मदरसों में तो उन्नति और तरक्की की बात है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबको पक्के मकान देने के लिए ऋण दिया है, आयुष्मान योजना लागू की है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज जहाँ मुसलमान और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट पिछड़ गया, आज गरीब है। आज़ादी के बाद भी इतना गरीब है। गरीबी हर धर्म मजहब में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इनमें पाई जाती है। तो जो उनके मकान हैं जो पक्के बने हुए हैं उन पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी की योजना से अगर कोई मकान भी नहीं बनाना चाहेगा तो मोदी जी तो जाके बना नहीं देंगे। और इसी तरह आयुष्मान भारत का है कि 5 लाख रुपए का इलाज दिया है, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई मुसलमान को होगा या हिंदू को होगा। तो ऐसी सरकार की योजनाएं जो सारी हैं वो सबके लिए हैं और ये महज एक दुष्प्रचार है जो किया जाता है। नहीं, आज आप देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच ना होती, आज हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय मनोहर लाल जी की सोच ना होती, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, तो क्या ये इमामों का जो आज ये बढ़ा है आज जो तनख्वाह का, और जो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि 5% इजाफा होगा, तो आपके ख्याल में क्या ये भी कोई बुरा कदम है? तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। तो ये भी एक आज इसके लिए सारे उलेमा इस बात की दुआ कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। ये कदम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, आज तक किसी ने नहीं उठाया 75 साल। ये हरियाणा में सर्वे होना चाहिए मदरसों का कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन सर्वे तो हर चीज़ का होता है, और सर्वे किसी चीज़ का कोई अच्छाई बुराई के लिए थोड़ी होता है। उसके लिए कोई आदमी लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आज मैं MBBS कर लेता हूँ, मेरी बिटिया ने MBBS की है, भाग के उसने रजिस्ट्रेशन कराया है कि मैं डॉक्टर बन गई। इसी तरह जहाँ जो सुविधा लेनी है आपको, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। अगर आपको आयुष्मान भारत की आपको जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा एक सेक्शन है जिसने हमेशा वोट की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार किया है, वही सेक्शन इसको इस तरह कर रहा है। नहीं, जैसा मैंने अभी कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अगर ये सोच होती तो भारतीय जनता पार्टी आज इतना बड़ा आज इमामों को क्यों देती अगर वो मुसलमानों के खिलाफ होती? तो दारुल क्या जो वो भी राजनीति कर रहे हैं इस मामले में? दारुल उलूम देवबंद कोई राजनीति नहीं कर रहा। दारुल उलूम देवबंद हमारी एक नेशनलिटी की एक बहुत बड़ी पहचान है, और दारुल उलूम देवबंद में खुद हमारे जमाल सिद्दीकी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, हर घर तिरंगा जब मोदी जी का कार्यक्रम ये चला, भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष मनाया, तो हम लोग वहाँ गए, तो उन्होंने खुद इस बात को ये कहा कि वहाँ पर हमेशा दारुल उलूम देवबंद ने देश की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 1857 की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई हो, लेकिन सर सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपकी बात चल रही है जिस पर का विरोध हो रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, तो कहाँ तक उचित है? देखिए, धर्म की राजनीति से करने से हमेशा हर जाति बिरादरी को नुकसान होता है, चाहे कोई भी जाति बिरादरी हो। जब तक आदमी अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं करेगा और राष्ट्रीयता की बात नहीं होगी, और राष्ट्रीयता की बात के साथ साथ जो सरकार की सुविधाएं उनका आपको फ़ायदा लेना है, तो उसके फ़ायदे के लिए आपको आगे तो खुद ही आना पड़ेगा। और जो लोग इस भ्रम को फैलाना चाहते हैं, उन्होंने बहुत साल, चाहे मुसलमानों की बात हो, चाहे बैकवर्ड की बात हो, चाहे SC की बात हो, उनको भ्रम में फैला के वोट लिए। आप ये देख लें, बिहार में, UP में जब SC और OBC की ये समझ में आया कि हमारा वोट छल देकर डरा के लिया गया है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के खिलाफ, तो आज तक उन्हें क्या मिला? और जब वो लोग कांग्रेस से हट गए, तो आज कांग्रेस का नामो निशान भी वहाँ पर नहीं है। तो आज भी वही अपने अस्तित्व के लिए कुछ लोग इसको राजनीतिक इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नज़दीक, भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक सब एक बराबर हैं, और सबके विकास की, सबके तरक्की की और देश को नंबर 1 बनाने की उनकी सोच है। इन मदरसों का सर्वे होने से फायदा क्या सरकार का? सरकार उसको करके लोगों को चाहती है कि लोग उसके अपने उसका विकास करें। अब आप एक बात है, प्राइवेट स्कूल खुलते हैं,
छोटी छोटी खुलती है, जब वो रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं जाकर, जो सरकार की सुविधा होती है जब भी तो मिलती है जब रजिस्ट्रेशन होती है। इसी तरह सरकार आज टीका लगाया जा रहा है, पोलियो का टीका लगाने के लिए हमारे टीचर्स स्कूलों में के टीचर सर्दियों में गर्मियों में इतवार के दिन घर घर घूमते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा होता है? लोगों को उनका अच्छा होने के लिए भी बताना पड़ता है, ये सरकार का दायित्व है जो सरकार आज निभा रही है। सर, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के विधायक देखिए, ये जांच का विषय है, ये तो हमारे दिल्ली के ही कुछ साथी से बता सकते हैं, क्योंकि गहराई से मुझे नहीं पता। मैंने भी टेलीविज़न पे मात्र ये देखा है, उसके बारे में मैं कुछ सर, जिस तड़ोरे में आप खड़े हैं, गुज़िश्ता टर्म में जब बीजेपी के ही थे दूसरे चेयरमैन रईस खान के टाइम में एक IAS अकेडमी और IPS के कोचिंग सेंटर यहाँ खोला गया, तो जो इस वक्त लाखों रुपए के खर्च करने के बावजूद वो वीरान पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड का लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया गया है और उसको स्टार्ट नहीं किया गया है सड़ोरे के अंदर। ये सर यहाँ से देखिए, मैंने जब वक्फ बोर्ड का चार्ज लिया तो वक्फ बोर्ड ने उससे पहले और जब बोर्ड यहाँ पर बना तो उस टाइम 7 महीने की तनख्वाहें भी नहीं दी गई। 7 महीने की तनख्वाहें भी सरकार से इजाज़त लेकर 5, 1 और 3, 8 करोड़ रुपए का लोन लेकर सरकार में तनख्वाहें दी गई थी। वक्फ बोर्ड इतना घाटे में चला गया था पिछली कांग्रेस सरकार के कानून बनाने की नीतियों की वजह से। आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से मैंने और मोहम्मद शाहीन साहब, हमारे CEO साहब ने और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खास तौर पे मनोहर लाल जी के साथ साथ हमारे आदरणीय एडवोकेट जनरल श्री बलदेव राज महाजन जी का भी, कि जिन्होंने एक रास्ता निकाला और वक्फ बोर्ड आज दोबारा से अपने काम को कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लाइन पे हैं। सबसे पहले जैसे ही तनख्वाहों से ज़्यादा हमारे पास पैसा सरप्लस हुआ, हमने मस्जिदों के लिए जिनकी छतें वगैरह की मरम्मत की फ़ौरन ज़रूरत थी, हमने 40 लाख रुपया उसके लिए रिलीज़ किया। और उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक हुई, तो आपके सामने है कि हमने सबसे पहले उलेमा इकराम को, जो सबसे ज़रूरी है वक्फ बोर्ड का काम है, जो हमने उसको किया। और आगे जो आपने बताया है, जो एकेडमी वगैरह, जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम वगैरह खुले थे, हम उसके ऊपर पूरा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जल्दी आप देखेंगे कि उसको भी इंशाल्लाह हम चालू करेंगे, और एक नहीं ज़्यादा ही उसको चालू करेंगे इंशाल्लाह। सर, जिला यमुनानगर में हरियाणा वक्फ बोर्ड का कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है क्या? हरियाणा वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला यमुनानगर में कोई स्कूल या कॉलेज स्थापित किया जाएगा आपके कोई ऐसी, ताकि मुस्लिम बच्चों को उससे फ़ायदा हो? कोई स्कूल कॉलेज हरियाणा वक्फ बोर्ड की तरफ से जिसमें मुस्लिम बच्चों को, वो बच्चे जो पैसा खर्च करके आला इदारों के अंदर नहीं पढ़ सकते, ताकि वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको, उसमें ऐसा है कि उसके लिए हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज नूह में बनाया, और जब इंजीनियरिंग कॉलेज यमुनानगर की बात बता रहा हूँ आपको, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, और जब इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया तो इंजीनियरिंग कॉलेज जब वो काम करने लगा तो वहाँ तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की तरफ चल गए। तो वक्फ बोर्ड उसके अंदर इंशाल्लाह, जो स्कूल और कॉलेज वक्फ बोर्ड का चलाना काम नहीं है। वक्फ बोर्ड इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे माइनॉरिटी से, चाहे मुसलमान हो, जो जिनको मदद की इसमें ज़रूरत होगी, हम उसको इस बात की प्लानिंग बना रहे हैं कि उनको हम लोग आगे पढ़ाई में हम लोग सीधा पैसा देकर मदद करें, जहाँ भी वो पढ़े। पैसा ना देकर सर स्कूल या कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते हम? क्योंकि मदद ही क्यों, उनको हम फकीर ही क्यों बनाना चाहते हैं? पास आज तनख्वाह देने को ही पैसे हो रहे हैं, और स्कूल कॉलेज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है सर कि वक्फ बोर्ड, ये कांग्रेस ने जो काला कानून बनाया, ये कांग्रेस के राज में हुआ कि हरियाणा वक्फ बोर्ड को बंद करने की साजिश हुई, और हरियाणा वक्फ बोर्ड की लीजेज का जो किराएदार बैठे थे उसको बड़ी प्लानिंग से कांग्रेस सरकार ने बंद करने की योजना बनाई कि जिससे वक्फ बोर्ड बर्बाद हो जाए और मस्जिद और ईदगाहों के लिए कोई एक पैसा भी ना बचे। और आज वक्फ बोर्ड कांग्रेस के कानून की वजह से 32 करोड़ रुपए का कर्जदार है। और तो इसलिए अभी अब आप दुआ करें कि इंशाल्लाह आगे चलेगा, मिलते रहेंगे। तो जो भी फायदे की चीज़ें होंगी हम खुद भी कर रहे हैं, आपसे सलाह मशवरा करके उनको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएं। ठीक है, शुक्रिया।